Hello, good morning to all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn about TSS and we are going to solve our remaining question of laterally supported beam. This is video number 3 है ना। अब हमारे पास स्टेप नंबर 7 में क्या निकालना होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ इन बेंडिंग इन लैटरली सपोर्टेड बीम। ठीक है, अब इस केस के लिए अपने पास क्या होता है, एम डी बराबर बी बीटा इंटू जेड पी इंटू एफ ऑफ वाई अपन गामा एम नॉट। दो नहीं बड़ा होना चाहिए जो आपका गिवन एम है, जो आपके पास गिवन मोमेंट है, इसके पहले अपन ने मोमेंट निकाला है, उस मोमेंट से ये चीज़ छोटी होनी चाहिए। अब बी बीटा के लिए भी अपने पास 3 केसेस है ना, फॉर प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट एंड सेमी कॉम्पैक्ट। फॉर कॉम्पैक्ट सेक्शन अपने पास जो बी बीटा की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है फ्रॉम आई एस कोड। ये अपने पास क्लॉज नंबर 8.2.1.2 पेज नंबर 53 में दे रखा है ना। और फॉर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन अपने पास फॉर्मूला दे रखा है जेड ई अपॉन जेड पी, और जेड पी का फॉर्मूला अगर चाहें तो शॉर्ट में लगा भी सकते हैं ना। तो ये चीज़ दे रखी है। नेक्स्ट अब अपन इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 1 इंटू ये जो अपनी वैल्यू जेड पी की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है इंटू 250। अब 250 तो अपन ने एज्यूम कर रखा है, लेकिन 250 जो वैल्यू है वो अपनी न्यूटन पर एम एम क्यूब में दे रखी है ना। तो न्यूटन पर एम एम क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए अपन ने क्या किया, 10 की पावर क्यूब को नीचे डिवाइड कर दिया। 1.1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कि आपके स्टील टेबल में ऑलरेडी गिवन है, स्टील के लिए अपना गामा एम नॉट की वैल्यू 1.1 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सॉल्व की तो अपने पास आ गया 301.3 किलो न्यूटन, जो किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 281.25 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज़ वैल्यू ग्रेटर होगी तो हम अपना जो बीम सेक्शन है वो कैसा हो गया, हेंस सेफ, है ना। नेक्स्ट स्टेप्स 8 में देखते हैं, चेक फॉर डिजाइन स्ट्रेंथ इन शेयरिंग इन लैटरली सपोर्टेड बीम। अब शेयरिंग के केस के लिए देख रहे हैं, शेयरिंग के केस के लिए अपने को देखने के लिए अपने पास फॉर्मूला दे रखा है, वी डी इक्वल्स टू एच इंटू टी डब्ल्यू टाउ जो थिकनेस ऑफ वेब है इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन √3 इंटू गामा एम नॉट। ये वाली वैल्यू अपने पास स्टील सेक्शन जो आप सेलेक्ट करेंगे स्टील टेबल से उसमें दे रखी है ना। अब इंटू टी डब्ल्यू ये वैल्यू भी आपकी इसी में से आ जाएगी। एफ ऑफ वाई की वैल्यू आपने एज्यूम कर ली है, वैल्यूज रख के देखते हैं। 400 इंटू 8.6 इंटू 200 अपॉन √3 इंटू 1.1। अब ये सारी वैल्यूज जो है ये न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में है, ये एम एम में है, ये भी एम एम में है। तो इन सब की वैल्यूज, इनकी वैल्यूज को कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 10 की पावर क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, एम एम से एम एम तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन न्यूटन जो बचेगा उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे अपन। तो आ गया 451.38 किलो न्यूटन, है ना। ये अपने गिवन वी से तो ज़्यादा ही है, तो हैंस सेफ, है ना। नेक्स्ट इसके अलावा अपन एक और चेक लगा सकते हैं, मैंने बोला था ना अगर आपका यहाँ पे फेल हो जाए तो अपन एक होता है शॉर्टकट ट्रिक मार सकते हैं कि भैया कितना अप्रॉक्स आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, v इंटू वी छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। v से इस तरफ की वैल्यू अगर छोटी है तो उसमें क्या करोगे, 0.6 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास। अब इस केस में तो ये सेफ है, इसलिए ये वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा ही आएगी। लेकिन अगर ये इस केस में अनसेफ है तो यहाँ वाली वैल्यू जो है वो हमेशा कम आएगी, और उसके थ्रू ही तुम क्या करोगे, एडिशन ऐड करके वैल्यू निकाल दोगे, है ना। तो ये क्या है, सेफ मेजर फॉर एग्जाम्पल उसके लिए है। लास्ट स्टेप है आपकी चेक फॉर डिफ्लेक्शन की। अब चेक फॉर डिफ्लेक्शन के केस में अपने पास डेल मैक्स की वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन डेल मैक्स के लिए अपने पास यहाँ पे 2 केसेस हैं, एक यूडीएल का है और एक पॉइंट लोड का है। तो यूडीएल के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या दे रखा है, 5 इंटू डब्ल्यू, जिसको मैंने अलग से लिखवाया था, एल क्यूब अपॉन 384 ई आई, है ना। और पॉइंट लोड के लिए डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। अब आप यहाँ पे सोचोगे यहाँ पे भी डब्ल्यू लिख दिया मैम ने, यहाँ पे भी डब्ल्यू लिख दिया, तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू कौन सी रखनी है, तो यहाँ पे डब्ल्यू नहीं, इसको पी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, है ना। तो इसको पी बना लो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा है तुम लोग वैसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया अपना। अब इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं। अब वैल्यू 5 इंटू 40, ये एल है, एल की वैल्यू को अपन ने कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि मीटर में है, यहाँ सारी वैल्यू एम एम में है, तो इसलिए इस वैल्यू को कन्वर्ट किया। अब 384 जो अपना दिया हुआ है ई आई की वैल्यू यहाँ से ये निकालनी पड़ेगी आपको, है ना। तो इसकी वैल्यू अपने पास स्टील टेबल में दे रखी है, आराम से देख लो, दोनों में सेम वैल्यूज ही आएंगी, कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, इसमें अंतर आएगा कि एक में 40 है और एक में 384 है ना। और ये हो गया पॉइंट लोड के लिए। इन दोनों को सॉल्व करने पे ये वाली वैल्यू आ गई। अब इस वाली वैल्यू को भी चेक करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, स्पान बराबर एल अपॉन 300। सॉल्व किया, इससे ये वैल्यू छोटी है तो हैंस सेफ, ये हो गया अपना।
अब आज अपन थोड़ा सा एक और टॉपिक देख सकते हैं, लैटरली अनसपोर्टेड बीम। अपने पास पहली बीम तो लैटरली सपोर्टेड बीम है, दूसरी बीम है अपने पास लैटरली अनसपोर्टेड बीम। अब इस केस के लिए भी बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है, तो फिर डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ इज गिवन इन क्लॉज 8.2.2 पेज नंबर 54, है ना। इस पे दे रखी है। वैसे तो देखो दोनों की लगभग सिमिलर है ना, थोड़ा सा अंतर है, तो वो अंतर देख लो आप लोग। बी बीटा वही सेम चीज़ इंटू जेड पी वो भी वही सेम इंटू एफ बी डी। अब ये चीज़ नहीं आई है एफ बी डी, है ना, और इसके लिए बी बीटा की वैल्यू भी थोड़ी सी डिफरेंट है, एक्चुअली में आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो बी बीटा की वैल्यू अपन देख सकते हैं सिंपल से तरीके से, है ना। अब अगर बी बीटा की वैल्यू रखती हूँ फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन, अगर प्लास्टिक कॉम्पैक्ट सेक्शन में से कोई से, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी जेड पी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू एफ बी डी, तो वैल्यू आ गई अपने पास जेड पी इंटू एफ बी डी, ठीक है। फॉर सेमी कॉम्पैक्ट बी बीटा बराबर जेड ई अपॉन जेड पी, तो वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी यहाँ पे एम डी बराबर जेड ई इंटू एफ बी डी, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब एफ बी बी डी की वैल्यू के लिए अपने पास इसके लिए टेबल दे रखी है, बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस। इसके अलावा अपन ने इसके पहले भी इसके आगे वाले टेबल्स यूज़ करी है ना। तो एफ बी डी की वैल्यू के लिए, सॉरी, एफ बी डी फॉर द वैल्यू ऑफ एफ बी डी डिज़ाइन, इसका नाम ये भी है डिज़ाइन बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस गिवन इन टेबल नंबर 73 पेज 73 नहीं है, सॉरी 13 है ना, 13 है, 13 पेज नंबर 55 ऑफ IS कोड, ठीक है। पेज नंबर 13 में दे रखा है FBD की वैल्यू के लिए, तो FBD की वैल्यू आप वहाँ से देख लोगे, है ना। और FBD की वैल्यू जैसे ज़्यादातर तो तुम्हारे सेक्शन पर डिपेंड करेगी कि उसकी TF TW या फिर BF वगैरह क्या दे रखी है तुम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके आगे। अब इसकी डिज़ाइन स्टेप्स भी देख लेते हैं, है ना। इसकी भी डिज़ाइन स्टेप्स, आज टाइम है अपने पास तो इसकी डिज़ाइन स्टेप्स लिख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं कितने तक हो सकती है डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ laterally unsupported beams। डिजाइन स्टेप्स ऑफ laterally unsupported beam, पहला वही सेम कन्वर्ट, हाँ कन्वर्ट ही लिख लेते हैं, कन्वर्ट वर्किंग लोड इनटू फैक्टर्ड लोड, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हो जाएगी अपनी कैलकुलेट मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट एंड मैक्सिमम shear force, maximum shear force। थर्ड, फिर कैलकुलेट
एफ बी डी, या फिर यहाँ पे अज्यूम भी लिख सकते हैं, वैसे तो अज्यूम करना पड़ेगा पहले, एफ बी डी की वैल्यू बाद में निकालोगे, पहले एक बार अज्यूम करोगे 160 to 180 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए है? फॉर डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, है ना। डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेस के केस में आप लोग ये अज्यूम कर लोगे, है ना। तो इसके लिए फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे अपन, फोर्थ स्टेप। तो कैलकुलेट, क्योंकि जेड रिक्वायर्ड निकाले बिना आपके पास कुछ भी आएगा नहीं, है ना। तो जेड पी रिक्वायर्ड, तो जेड पी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास एम बराबर एम अपॉन अज्यूम्ड एफ बी डी, 160 से 180 के बीच में जो भी एफ बी डी एज्यूम करोगे उसको डिवाइड कर दोगे मोमेंट से, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट तो तुम्हारा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप देखते हैं। अब जेड पी निकालो तो जेड ई भी निकालोगे, है ना। तो कैलकुलेट जेड ई रिक्वायर्ड, तो जेड ई रिक्वायर्ड का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा जेड पी अपॉन एस, एफ लिख रही हूँ शेयर फोर्स को शॉर्ट में, इंटू एस, ये है अपना शेप फैक्टर है, ये है अपना शेयर फोर्स, जो तुम लोग वहाँ निकालोगे मैक्सिमम शेयर फोर्स वही है यहाँ पे, है ना। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है, और ये है अपना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है अपन को। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ स्टेप में है सिलेक्ट सुटेबल सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल। इसके लिए भी कंडीशन क्या दे रखी है, जो भी इसका जेड एक्सिस है वो आपके जेड ई रिक्वायर्ड से बड़ा होना चाहिए, ये अपने पास कंडीशन दे रखी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपनी सेवेंथ नंबर की स्टेप में अपन क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट स्लेंडरनेस रेशियो, एस आर लिख दूं शॉर्ट में, चलेगा आप लोगों को, है ना। एस आर जिसकी वैल्यू अपने पास क्या आती है, के एल अपॉन आर मिनिमम पहले भी निकाल चुके हैं अपन, एंड एच अपॉन टी एफ ऑफ द सेक्शन। स्लेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए भी आपके पास पहले भी अपन निकाल चुके हैं, है ना। अब इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल स्ट्रेस भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए अपने पास 8th नंबर के स्टेप में है फ्रॉम टेबल 14 पेज नंबर 57 ऑफ IS कोड, कैलकुलेट क्रिटिकल स्ट्रेस। क्रिटिकल स्ट्रेस को अपन किस फॉर्म में शो करते हैं, FCR, है ना। और इसी से आप लोग बी भी निकालेंगे, तो ये दो वैल्यूज एक साथ निकल जाएंगी, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपन देखते हैं, इसमें भी आपका कैलकुलेशन अभी डिफ्लेक्शन के लिए भी निकालना पड़ेगा अपन को, सबके लिए निकालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट 9th नंबर के स्टेप में निकालना है अपन को फ्रॉम टेबल नंबर 13A और OR लगाना 13B पेज नंबर 55 एंड 56 गेट FBD। अब FBD की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, है ना। और इसकी वैल्यू होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू
ऑफ FCRB, ठीक है, इसके नियर बाय राउंड होनी चाहिए। तो फिर अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, फिर से सेक्शन देखेंगे जो अपना चेक लगता है, उस सेक्शन से अपन स्लेंडरनेस रेशियो का चेक निकालते हैं, है ना। तो 10th नंबर के स्टेप में फिर से एक बार निकालेंगे सेक्शन क्लासिफिकेशन के लिए, सेक्शन फॉर सेक्शन क्लासिफिकेशन B अपॉन TF एंड D अपॉन TW। इससे आप लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, ये चीज़ चेक करोगे। 11th नंबर के स्टेप में कैलकुलेट डिज़ाइन स्ट्रेस ऑफ सेक्शन, जिसका फॉर्मूला अपने पास है MD बराबर B बीटा इंटू, यहाँ पे इंटू का साइन बना लो, ZP इंटू FBD, जो आपकी गिवन से बड़ा होना चाहिए तभी सेफ है, सेफ। फिर नेक्स्ट अपना 12th नंबर के स्टेप में है चेक फॉर शेयर। चेक फॉर शेयर में वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, H इंटू TW इंटू FY अपॉन √3 इंटू गामा M0, ये भी आपके V से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और इसमें वाला चेक भी लग जाएगा। फिर लास्ट स्टेप है आपकी 13वें नंबर की चेक फॉर डिफ्लेक्शन। अब चेक फॉर डिफ्लेक्शन सेम सिमिलर है, ये भी वापस रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मूला इसका भी सेम है इसलिए मैं फॉर्मूला लिख नहीं रही हूँ, है ना। तो फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है। आज की क्लास यही एंड करते हैं।